Jai Hind everyone, my name is Gagandeep and I welcome you all on our YouTube channel named Proud NCC। इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे दिमाग में जो आइडिया था वो आइडिया ये था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाना चाहता हूँ कि अगर बच्चे के पास में कम टाइम है और वो सिर्फ एक वीडियो को देख के जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, तो भी वो एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाए। इसको ध्यान में रखते हुए पहली बात तो हमने पूरा मॉडल पेपर इस वीडियो में लिया है, यानी कि टोटल 175 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ताकि एक तरीके से आपके कंप्लीट एनसीसी का जो सिलेबस है उसकी आपकी रिवीजन हो जाए और आप एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा द कैलिबर ऑफ .22 राइफल इज। .22 राइफल जो होती है उसका कैलिबर कितना होता है? तो .22 राइफल का जो कैलिबर होता है वो .22 इंच होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इसी के साथ हम .22 राइफल की कुछ और विशेषताओं यानी कि फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। .22 राइफल की अगर लंबाई आपसे पूछी जाती है, यानी कि लेंथ अगर आपसे पूछी जाती है, तो वो 43 इंच होती है। यहाँ पे हम डीलक्स राइफल की बात कर रहे हैं। उसका वजन यानी कि वेट अगर आपसे पूछा जाता है तो वो 6 पौंड और 2 औंस होता है। 6 पौंड 2 औंस इसका वजन होता है। इसकी जो मैगजीन कैपेसिटी होती है, यानी कि मैगजीन में कितने राउंड आते हैं .22 राइफल की मैगजीन में, तो 5 राउंड आते हैं। कितने राउंड आते हैं? 5 राउंड आते हैं। अगर आपसे पूछी जाती है इसकी मजल वेलोसिटी, तो वो 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। और इसके बैरल में कितने ग्रूव्स होते हैं, कितने खांचे होते हैं, तो वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नॉर्मल रेट ऑफ फायर ऑफ .22 राइफल इज डैश राउंड पर मिनट। .22 राइफल की सामान्य फायर दर कितने राउंड प्रति मिनट होती है? तो .22 राइफल की सामान्य फायर दर जो होती है वो 5 राउंड प्रति मिनट होती है। लेकिन अगर इसकी रैपिड रेट ऑफ फायर आपसे पूछी जाती है, ऊपर वाली तो थी नॉर्मल रेट ऑफ फायर जो कि 5 राउंड प्रति मिनट है, लेकिन अगर रैपिड रेट ऑफ फायर आपसे पूछी जाती है तो वो 10 से 15 राउंड प्रति मिनट होती है। 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ग्रूव्स आर देयर इन द बैरल ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल के बैरल में कितने खांचे होते हैं? तो .22 राइफल के बैरल में कुल 6 खांचे होते हैं, 6 ग्रूव्स होते हैं। .22 राइफल जो होती है उसकी इफेक्टिव रेंज अगर आपसे पूछी जाए, इफेक्टिव रेंज यानी कि कारगर रेंज कितनी होती है, तो कारगर रेंज इसकी 25 यार्ड यानी कि 25 गज होती है। लेकिन अगर इसकी मैक्सिमम रेंज आपसे पूछी जाए, यानी कि अधिकतम रेंज कितनी होती है, मैक्सिमम रेंज अगर आपसे पूछी जाए, तो वो 1700 यार्ड्स होती है। इस तरीके से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को भी साथ में करेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उसको अटेम्प्ट कर पाए। 1700 यार्ड्स एट 33 डिग्री एंगल, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द कमांड ऑफ खाली कर द फायरर विल कोक द बोल्ट डैश प्रेस द ट्रिगर एंड स्टैंड अप। खाली करके आदेश पर फायरर बोल्ट को कितनी बार कोक करता है? ट्रिगर दबाएगा और खड़ा हो जाएगा। तो वो 2 बार कोक करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके लिए करेक्ट आंसर होगा ट्वाइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ .22 राइफल इज। .22 जो राइफल होती है वो किस प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पर काम करती है? तो वो बोल्ट एक्शन सिद्धांत पर काम करती है, ऑप्शन ए। आफ्टर फायरिंग द फायरर क्लीन्स द बैरल बाई एडिंग हॉट वाटर फॉर एट लीस्ट डैश डेज। फायरिंग के बाद फायरर कम से कम कितने दिनों तक गर्म पानी डालकर बैरल को साफ करता है? ये जो क्वेश्चन है अब सी सर्टिफिकेट के 2026 के एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटो ऑफ वेपन ट्रेनिंग। जो WT है, WT की फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ ली जाती है। तो WT की फुल फॉर्म होती है वेपन ट्रेनिंग। और जो शस्त्र प्रशिक्षण होता है उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य है एक गोली एक दुश्मन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हाउ इज द फायरिंग ऑफ एनसीसी कैडेट्स डन। एनसीसी के कैडेटों की फायरिंग कैसे की जाती है? तो एनसीसी के कैडेटों की जो फायरिंग होती है उसकी जो सीरीज है उसमें होता है एप्लीकेशन, उसके बाद में ग्रुपिंग और फिर स्नैप शूटिंग, ऑप्शन बी एप्लीकेशन ग्रुपिंग और जीरोइंग के बाद ही स्नैप शूटिंग की जाती है। स्नैप शूटिंग का क्या मतलब होता है, किसको हम स्नैप शूटिंग बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या अगर मैं क्वेश्चन को पूछूं कि डिफाइन स्नैप शूटिंग, देन व्हाट विल बी द स्नैप शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गुड फायरिंग, अच्छी फायरिंग के सिद्धांत क्या है। देखो अच्छी फायरिंग के सिद्धांत को हम HAT से रिप्रेजेंट करते हैं। H का मतलब यहाँ पे होल्डिंग होता है, अच्छे से पकड़ना चीज़ों को, A का मतलब एमिंग होता है, निशाना अच्छे से लगाना, और T का मतलब ट्रिगर ऑपरेशन होता है कि आपका जो ट्रिगर संचालन है वो सही होना चाहिए। तो होल्डिंग यानी कि मजबूत पकड़, एमिंग यानी कि सही चित्ती, और ट्रिगर ऑपरेशन यानी कि सही ट्रिगर ऑपरेशन। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल का वजन कितना होता है। तो .22 राइफल का वजन होता है 6.2 औंस, ऑप्शन ए। फॉर ग्रुपिंग फायर फ्रॉम 25 यार्ड, 25 गज से फायर के लिए कौन से टारगेट का प्रयोग किया जाता है। 25 गज से ग्रुपिंग फायर के लिए डैश टारगेट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो टारगेट यूज होता है वो 1/1 टारगेट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंज ऑफ .22 राइफल। .22 राइफल की जो अधिकतम रेंज है वो कितनी होती है। तो अधिकतम रेंज होती है 1700 गज एट 33 डिग्री एंगल। क्योंकि आपको पता है कि अब जो है एग्जाम को मुश्किल बना रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। 1700 गज होता है एट 33 डिग्री एंगल। लेकिन अगर इसकी आपसे कारगर रेंज पूछी जाए, यानी कि इफेक्टिव रेंज अगर आपसे पूछी जाए, तो वो 25 यार्ड यानी कि 25 गज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MPI स्टैंड्स फॉर। MPI की फुल फॉर्म क्या होती है। तो MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% इसके एग्जाम में आने के चांस हैं। द प्लेस टू कीप द वेपन्स ऑफ ए यूनिट कॉल्ड। किसी यूनिट के हथियार रखने की जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी यूनिट के हथियार रखने की जगह को कोर्ट बोला जाता है। मैगजीन तो वो होता है जिसमें राउंड डालते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ POA। POA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो POA की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ एम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा आता है पेपर 3, जो कि है मिसलेनियस, 210 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन NCC जनरल के सब्जेक्ट से है कि NCC केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। NCC कब अस्तित्व में आई। तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 16 जुलाई 1948। वैसे NCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे तो 15 जुलाई 1948 जो है इसका आंसर दिया है। दिए गए ऑप्शंस में से 16 जुलाई 1948 ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 1948 के अंदर NCC की स्थापना हुई थी। 1949 के अंदर NCC में गर्ल्स डिवीजन को ऐड किया गया। 1950 के अंदर NCC में एयर विंग को ऐड किया गया। और 1952 में NCC के अंदर नेवल विंग को ऐड किया गया। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ADG ऑफ कर्नाटका एंड लक्षद्वीप डायरेक्टरेट। कर्नाटका और लक्षद्वीप निदेशालय के ADG कौन है। तो ये डायरेक्टरेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है। आप जिस डायरेक्टरेट से हो उस डायरेक्टरेट के ADG का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए कि इस समय पर हमारे DG NCC कौन है। DG NCC की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC। और ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। और DG NCC लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वस्त इस समय पर हैं, जिस समय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जब आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हो तो उस समय पर आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ब्लू कलर इन द NCC फ्लैग रिप्रेजेंट। NCC ध्वज में जो हल्का नीला रंग होता है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहली बात, NCC के अंदर 3 कलर होते हैं NCC फ्लैग में। एक होता है रेड, एक होता है लाइट ब्लू, और एक होता है डार्क ब्लू। डार्क ब्लू, रेड कलर जो है वो आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। लाइट ब्लू कलर एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। डार्क ब्लू कलर नेवी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें कौन सा पूछ रखा है, लाइट ब्लू एयर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकता और जागरूकता। नंबर ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। तो कुल 22 भाषाएं जो हैं वो संविधान के अंदर अपनाई गई हैं, मान्यता प्राप्त हैं। और ये कौन सी अनुसूची में आती हैं, 8वीं अनुसूची में आती हैं। 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आती हैं, बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज रिटन बाय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था। वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लेकिन अगर नेशनल एंथम पूछा जाता है, नेशनल एंथम,
जो कि है जन गण मन, वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। याद रखेंगे आप। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज हेल्दी इंटरमिंगलिंग ऑफ द बिलीव्स एंड रिचुअल ऑफ टू यूनिक कल्चर्स। दो अनूठी संस्कृतियों के विश्वासों और अनुष्ठानों का जो स्वस्थ मिश्रण है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कल्चरल इंटीग्रेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। द होली बुक साहिब जी, ऑप्शन ए। इसमें यहां पर आता है एक आगम सूत्र। आगम सूत्र जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जो नेक्स्ट लिखा है तोराह, तोराह जो है ये जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म से संबंधित है, जुडाइज्म से संबंधित है। और दशम ग्रंथ अगर हम बात करते हैं ये भी सिख धर्म से संबंधित है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी उनसे संबंधित है सिख धर्म में। तो ये बातें भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क स्टैंड्स फॉर। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन याद रखना है आपको। अगर हम सार्क की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर हुई थी? ढाका बांग्लादेश में हुई थी। लेकिन अब इसके हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो काठमांडू के अंदर है। कहाँ पर है? काठमांडू में। इसके कितने मेंबर हैं? 8 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और इसके 8 ही मेंबर हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज एट। इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? तो भारतीय सैन्य अकादमी है देहरादून के अंदर। कहाँ पर है? देहरादून में है। चेन्नई के अंदर है ओटीए, ओटीए चेन्नई। कामटी के अंदर भी ओटीए है। ओटीए ये वाली ओटीए एनसीसी की है जो कि मैन एएनओ के लिए होती है। ग्वालियर में भी ओटीए है लेकिन ये एनसीसी की ओटीए है और ये वीमेन के लिए है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और ये जो ओटीए है ये ऑफिसर्स जो सीडीएस का एग्जाम देते हैं ओटीए वाला या एनसीसी डायरेक्ट एंट्री के तहत जाते हैं उसके लिए ओटीए चेन्नई में है। देहरादून में आईएम में है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे एनडीए पूछी जाती है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो वो है खड़गवासला पुणे में। कहाँ पर है? खड़गवासला पुणे में एनडीए लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मोटो ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता का आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का आदर्श वाक्य है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता या विविधता में एकता। नेम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको बताना है। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न है। भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी वो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। सबसे पहला जो भारत रत्न मिले थे वे 3 लोगों को मिले थे जो थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके लिए हम टीचर्स डे मनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम टीचर डे कब मनाते हैं। और तीसरे थे सीवी रमन जी। तो इन 3 लोगों को स्टार्टिंग में सबसे पहले भारत रत्न मिला था। याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंटीग्रेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन डे अगर आपसे पूछा जाता है तो ये 19 नवंबर को मनाया जाता है और ये इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर। सिमिलर एक और है, नेशनल यूनिटी डे। नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ये दोनों कंफ्यूजिंग है लेकिन आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन अगर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी जी के लिए मनाते हैं 19 नवंबर को, लेकिन यूनिटी डे अगर पूछा जाए तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। उनका बर्थडे है, वल्लभ भाई पटेल जी के लिए। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। दोनों मैंने आपको बता दिए, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएचए मीन्स। एमएचए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एमएचए की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जिसको हम बोलते हैं। इस समय पर हमारे गृह मंत्री कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और जितनी भी हमारी सीएपीएफ होती हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, जिसके अंदर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी
और ये सारी की सारी असम राइफल, ये फोर्सेस आती है, ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और लीडरशिप मिला के 80 से 90 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको इसी के लिए मैंने एक टॉप 100 MCQ की एक वीडियो भी बनाई है, तो वो आप जरूर देखना। और बाकी जो है जितनी भी फ्री PDF होती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके प्राउड NCC सर्च कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा 29, व्हाट इज इट कॉल्ड टू परफॉर्म वंस ड्यूटी ऑनेस्टली विद इंटरेस्ट एंड इंथुजियाज्म। अपनी ड्यूटी को रुचि और उत्साह के साथ करने को क्या बोलते हैं? उसे ही ड्यूटी या कर्तव्य बोला जाता है। द मेन यूज ऑफ लीडरशिप आर, नेतृत्व के मुख्य उपयोग क्या है? इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उत्पन्न करना। एनकरेजिंग, प्रोत्साहित करना। एनकरेजिंग एम्प्लॉय, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। ऑल ऑफ द अबो, तो ऑल ऑफ द अबो सही जवाब हो जाएगा। डैश इज बीइंग अवेयर ऑफ द प्रीडोमिनेंट इमोशंस दैट प्रीऑक्यूपाइज द माइंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी समय में मन में व्याप्त प्रमुख भावना के बारे में जागरूक होना क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं कोपिंग विद इमोशंस, भावनाओं से निपटना। डैश इज रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ, आवर कैरेक्टर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, डिजायर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। स्वयं की, हमारे चरित्र की ताकत और कमजोरियों, इच्छाओं, पसंद और नापसंद की पहचान करना क्या कहलाता है? उसे हम बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। और सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो सेल्फ अवेयरनेस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर। जब भी नोट आ जाए तो उसको आप अंडरलाइन कर लेना। नॉट ए फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? तो नहीं करता है व्यक्ति, तो पर्सनैलिटी कैसे बनती है? सेल्फ इमेज से बनती है, एजुकेशन से बनती है, एनवायरनमेंट से बनती है। डिसीजन मेकिंग से पर्सनैलिटी नहीं बनती। डिसीजन मेकिंग इज दी ट्रेट होती है। ठीक है, लीडरशिप की एक ट्रेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आलोचनात्मक सोच, लाइफ सिचुएशंस, निर्णय लेना, दृष्टिकोण। तो लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड। गैर मौखिक संचार में क्या शामिल है? देखो, दो तरह की कम्युनिकेशन होती हैं, एक वर्बल होगी हमारी, एक नॉन वर्बल होगी। वर्बल की जब हम बात करते हैं तो जब हम बोल के बताते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे गेस्चर्स, हमारे पोस्चर, हमारा आवाज का तरीका, बोलने का लहजा। ठीक है, बोलना एक अलग बात है और बोलने का जो लहजा है वो एक अलग बात है। वो सारी नॉन वर्बल में आते हैं। तो टोन ऑफ वॉइस, बॉडी के पोस्चर, फेशियल के एक्सप्रेशन, आवाज का लहजा, शरीर की मुद्रा और चेहरे के भाव, ये सभी किस में आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ओबे ऑर्डर बाय हिज डिस्क्रिशन इज कॉल्ड। अपने विवेक से आदेशों का पालन करना क्या कहलाता है? अपने विवेक से आदेशों का पालन करना डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन कहलाता है। विच कंसेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन एम्पथी। एम्पथी में कौन सी अवधारणा शामिल नहीं है? स्वयं को दूसरे की स्थिति में रखना, पुटिंग वन सेल्फ इन अदर्स शूज। सही है, ये तो नहीं है, पूछ रखा है। ठीक है, तो हमको करेक्ट आंसर बताना है। टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट व्यू ऑफ व्यू, ये एम्पैथी के अंदर आता है। अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द अदर पर्सन्स फीलिंग, दूसरे की भावनाओं को समझना और महसूस करना, ये भी आता है। पुटिंग द इशू ऑन अदर शोल्डर, मुद्दों को दूसरों के कंधों पर डालना, नहीं, ये नहीं आता, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द WHO व्हाट आर द लाइफ स्किल्स। WHO के अनुसार जीवन कौशल क्या है? तो WHO के अनुसार जो जीवन कौशल हैं वो क्या है? वो है हमारा एबिलिटीज फॉर अडोप्टिंग पॉजिटिव बिहेवियर, यानी कि सकारात्मक व्यवहार अपनाने की जो क्षमता होती है वो है। WHO के अनुसार ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये कितनी होती हैं? 10 होती हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, एक बार आया था एग्जाम में क्वेश्चन। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि 7 अप्रैल 1948, और इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट, आलोचनात्मक जो सोच होती है वो किसके बारे में है? तो वो है चेंजिंग वंस व्यू बेस्ड ऑन एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर विचार बदलना, यानी कि क्रिटिकली सोचना किसी चीज़ के बारे में। विच कम्युनिकेशन स्टाइल इन्वॉल्व बीइंग बॉसी, इंटरप्टिंग एंड टॉकिंग लाउडली, किस संचार शैली में धौंस दिखाना, बीच में टोकना और जोर से बोलना शामिल है? तो वो एग्रेसिव होती है, आक्रामक तरह की शैली होती है। क्वेश्चन हमारा 41, व्हाट इज लिसनिंग बैरियर, सुनने में क्या बाधा है? तो बैरियर कम्युनिकेशन में और सुनने में बाधा जो है वो रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट देयर थॉट, वक्ता को अपने विचार पूरे करने के लिए जल्दबाजी करना, ये इसमें आता है। व्हाट इज द की टू टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन की कुंजी क्या है? तो समय, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आप प्रायोरिटाइज करें और फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइजिंग एंड फोकसिंग ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्राथमिकता देना जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए ग्रुप डिफाइंड, एक समूह को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो टू और मोर पीपल विद ए शेयर्ड गोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, साझा लक्ष्यों और जिम्मेदारियों वाले 2 या 2 से अधिक जो लोग होते हैं उसको हम ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच वन इज इंस्पायर्ड टू एक्ट इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो प्रेरित होते हैं उसे प्रेरणा बोलते हैं, उसे मोटिवेशन बोला जाता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मैन्स कैरेक्टर इज मेड इन द फॉर्मेटिव डैश ऑफ लाइफ, मनुष्य का चरित्र जीवन के प्रारंभिक डैश में बनता है, प्रारंभिक वर्षों में। ऑप्शन सी। व्हाट ए फ्रेंडशिप ग्रुप अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, सामग्री के अनुसार फ्रेंडशिप ग्रुप कौन सा होता है? तो ए ग्रुप फॉर्म्ड इनफॉर्मली फॉर पर्सनल सिक्योरिटी, ए ग्रुप फॉर्म्ड इनफॉर्मली फॉर पर्सनल सिक्योरिटी, एस्टीम एंड बिलोंगिंग नीड्स, व्यक्तिगत सुरक्षा, सम्मान और अपनत्व की जरूरतों को के लिए अनौपचारिक रूप से गठित एक समूह जो होता है उसे फ्रेंडशिप ग्रुप बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर टू डेवलप द पर्सनैलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व को विकसित करने का उपाय है? सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करिए, अपने संचार के कौशल को इम्प्रूव करिए। स्किल्स आर एक्वायर्ड थ्रू डैश एंड डैश, स्किल्स कौशल जो है वो किस और किस माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं? तो कौशल जो प्राप्त किए जाते हैं वो अभ्यास और धैर्य, प्रैक्टिस और पेशेंस से जो है एक्वायर किए जा सकती हैं। नेम द आर्ट टू लीड द ग्रुप ऑफ ए मैन विद द अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव द गोल, उपलब्ध संसाधनों के साथ पुरुषों के समूह का नेतृत्व करने और लक्ष्य प्राप्त करने की कला का नाम बताइए। ये डेफिनेशन होती है लीडरशिप की, नेतृत्व की। लीडर्स जो होते हैं वो, लीडरशिप जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, जिसे हम तानाशाही बोलते हैं, दूसरी होती है डेमोक्रेटिक, जिसे हम लोकतांत्रिक बोलते हैं, और तीसरी होती है लेसिस फेयर, उसे हम लेसिस फेयर ही बोलते हैं, हस्तक्षेप बोल देते हैं। ऑटोक्रेटिक के अंदर लीडर स्वयं सारे निर्णय लेता है, वो किसी के नहीं सुनता। डेमोक्रेटिक में यानी कि लोकतांत्रिक में लीडर जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ कंसल्ट करके फिर निर्णय को लेता है। और लेसिस फेयर में जो लीडर है वो हस्तक्षेप ही नहीं करता, अपने सबॉर्डिनेट को कहता है जैसे तुम्हारा मन कर रहा है वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द एबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू अनदर पर्सन सिचुएशन, किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशील होने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे एम्पैथी बोला जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के आने के 99.99% चांस है आपके एग्जाम में। एम्पैथी क्या होती है आपको पता होना चाहिए, हर बार आया है, अब भी आएगा। विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट लव्ड बाई अदर्स जनरली, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर दूसरों द्वारा पसंद नहीं किया जाता? तो जिसका रूड बिहेवियर होता है, जिसका असभ्य व्यवहार होता है, उसे पसंद नहीं किया जाता। इट इज वेल रिकॉग्नाइज्ड दैट फ्यूचर ऑफ एनी नेशन इज लार्जली रिलेटेड टू द क्वालिटीज ऑफ इट्स डैश, यह सर्वविदित है कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य काफी हद तक उसके डैश के गुणों से संबंधित है। तो उसके मानवों के गुणों से, उसके ह्यूमन बीइंग के जो गुण हैं उससे संबंधित है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और चरित्र का प्रमुख निर्धारक नहीं है। तो नहीं है की बात हो रही है, तो अपीयरेंस जो है, रूप रंग जो है, वो पर्सनैलिटी का जो है निर्धारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू डेवलप द पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54। तो सिचुएशन जो है, ठीक है, डेवलप करने के लिए नहीं है। सिचुएशन, कम्युनिकेशन स्किल से आप पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, लीडरशिप स्किल से आप पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो, और पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण से आप पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज टू चूज फ्रॉम द वेरिएड ऑप्शन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। डैश मौजूदा ज्ञान के आधार पर विभिन्न विकल्पों में से चुनना है, उसे हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग एक आर्ट होती है, एक स्किल होती है लीडर की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। डैश इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस वर्बली थ्रू स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। डैश बोले जाने वाली या लिखित भाषा के माध्यम से मौखिक रूप से व्यक्त करने की जो है वो क्षमता होती है, उसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं, प्रभावी संचार बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग और एटीट्यूड। तो एजुकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, एटीट्यूड है, ये तो लीडर की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, अफेक्टिंग कारक नहीं है ये। व्हाट इज इट कॉल्ड टू वर्क इवन इन द अब्सेंस ऑफ समवन। किसी के अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहा जाता है, तो उसे इनिशिएटिव बोलते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया लीडरशिप यानी कि नेतृत्व से संबंधित। लीडरशिप, ए डैश लीडर इज ऑथोरिटेटिव, टास्क ओरिएंटेड एंड बॉसी। एक डैश नेता आधिकारिक, कार्य उन्मुख और धौंस दिखाने वाला होता है। तो धौंस दिखाने वाला जो नेता होगा वो होगा ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, जो किसी की नहीं सुनता। डैश इज द परमिसिव ग्रुप ओरिएंटेड स्टाइल लीडरशिप। डैश एक अनुमेय समूह उन्मुख शैली का नेतृत्व है। तो समूह उन्मुख की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। डैश इज ए स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट लीडर हैज द एबिलिटी टू वेरी हिज स्टाइल। नेतृत्व की डैश शैली में नेता अपनी शैली को बदलने की क्षमता रखता है। तो बदलने की बात हो रही है तो वो आ जाएगा वेरिएबल स्टाइल ऑफ लीडरशिप आ जाएगा। कॉम्पिटिशन डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड डैश अमंग द कैडेट्स। प्रतियोगिताएं कैडेटों में खेल भावना और किसको विकसित करती हैं, तो वो करती हैं खेल भावना और टीम स्पिरिट को, टीम की भावना को। क्वेश्चन नंबर 63। डैश इज द प्रोसेस बाय विच वन इज इंस्पायर्ड टू एक्ट। डैश वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। तो कोई कार्य करने के लिए प्रेरित होता है उसे हम मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा बोलते हैं। डैश वेल टुगेदर द अदर क्वालिटी ऑफ करेज, एंडोरेंस, अलर्टनेस एंड कमांडशिप। साहस, धीरज, तर्कता और सौहार्द के अन्य गुणों को एक साथ कौन जोड़ता है, तो एक साथ जोड़ने का काम करता है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, ऑप्शन बी। डैश इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजन प्रॉम्प्टली एंड अनाउंस देम इन ए क्लियर एंड फोर्सफुल मैनर। डैश निर्णय तुरंत लेने और उन्हें स्पष्ट और सशक्त तरीके से घोषित करने की क्षमता है। तो निर्णय तुरंत लेने की जो क्षमता होती है उसे डिसाइसिवनेस यानी कि निर्णायकता बोला जाता है, ऑप्शन ए। ए डैश इज ए मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी हु ओज एलिजियंस टू द स्टेट। एक डैश एक विशेष समुदाय का सदस्य है जो राज्य के प्रति निष्ठा रखता है। तो राज्य के प्रति निष्ठा रखने वाला कहलाएगा सिटीजन यानी कि नागरिक। सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय। तो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। मुख्यतः नागरिकता को प्राप्त करने के 4 तरीके होते हैं, जो कि हैं बाय बर्थ, अगर आप जन्म लेते हैं, बाय डिसेंट, वंश से आते हैं, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके, और नेचुरलाइजेशन और प्राकृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि 18 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है विच ईयर ए टेरिबल फेमाइन अकर्ड इन बंगाल विच किल्ड 10 मिलियन पीपल। बंगाल में किस वर्ष भयानक अकाल पड़ा जिसमें 10 मिलियन लोग मारे गए। तो ये अकाल पड़ा था 1770 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, फेमाइन बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वार आर। युद्ध के जो है वो अंतिम परिणाम क्या होते हैं। तो युद्ध के अंतिम परिणाम होते हैं डिक्लाइन इन ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या में कमी, आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक, बीमारियों और महामारियों का प्रकोप,
राइज इन रिफ्यूज, शरणार्थियों की वृद्धि, ऑल ऑफ दी अबोव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। द साइकिल ऑफ डिजास्टर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा के चक्कर में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? तो आपदा में क्या क्या चीजें होती हैं? आपदा में सबसे पहले मिटिगेशन, फिर प्रिपेयर्डनेस, फिर रिस्पॉन्स और फिर रिकवरी। ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी। मिटिगेशन का मतलब होता है आपदा के प्रभाव को कम करना। इफेक्टिव हजार्ड मैनेजमेंट लार्जली रिलाइज ऑन। प्रभावी खतरा प्रबंधन काफी हद तक डैश पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है प्री डिजास्टर प्लानिंग पे, यानी कि डिजास्टर से पहले हमने क्या प्लानिंग कर रखी है। विच वन इज ऑफ दिस इज मेनली कंसिडर्ड एज मैन मेड डिजास्टर। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से मानव निर्मित आपदा माना जाता है? तो आग को, ठीक है, फायर को मुख्यतः मानव निर्मित आपदा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनईसी। एनईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईसी का पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड एनईसी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, फुल फॉर्म ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? एनडीएमए का पूर्ण रूप है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 सितंबर 2006 को हुई थी अंडर दी एनडीए, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं कि अंडर दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंडर इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था वो 2005 का है। ये बात भी आपको याद रखनी है। एनडीएमए के जो हेड होते हैं वो देश के पीएम जो हैं इसके हेड होते हैं, याद रखनी है ये वाली बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है कि एमेच्योर रेडियो जो है, एमेच्योर रेडियो इज ऑल्सो कॉल्ड डैश रेडियो। एमेच्योर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एमेच्योर रेडियो को डैश रेडियो भी कहा जाता है, तो उसे हैम भी बोला जाता है, स्लैंग है ये। व्हाट इज ड्रफ, सूखा क्या है? तो सूखा जब बारिश नहीं होती है उसे सूखा बोला जाता है, यानी कि नो रेनफॉल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूअस पीरियड, लंबी निरंतर अवधि के लिए वर्षा का न होना सूखा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सूखा, नो रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 77 हमारा है SSCD सब्जेक्ट से, जो कि 32 मार्क्स का है। हिंदी में बोलें तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है। सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना और कम्युनिटी को डेवलप करना। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ वेस्ट आइटम इजीली कैच फायर ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स देन इट इज। यदि अपशिष्ट वस्तु आसानी से आग पकड़ लेती है, लपटों में बदल जाती है, तो यह क्या है? तो ऐसी चीज को ज्वलनशील बोला जाता है, यानी कि इग्निटेबल बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। द इंडिजिनियसली डेवलप्ड पेमेंट ऐप भीम हैज बीन नेम्ड आफ्टर। स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान ऐप भीम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो भीम ऐप जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पे रखी गई है, ठीक है। और भीम की जो फुल फॉर्म होती है वो है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है वो भीम की फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को, PM मोदी ने करा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल इंडिया इज ए कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन। स्किल इंडिया जो कैंपेन है वो भारतीय सरकार ने कब शुरू किया गया था? तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो 15 जुलाई 2015, 15 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ था। डैश इज ए ग्रुप ऑफ मेलवेयर विच लॉक्स और इनक्रिप्ट द विक्टिम्स कंप्यूटर। डैश मेलवेयर का एक समूह है जो पीड़ित के कंप्यूटर को लॉक या इनक्रिप्ट करता है और फिर इसको खोलने के लिए फिरौती मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं, उसे रैंसमवेयर कहा जाता है। ऑप्शन ए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। भारतीय संविधान कब से लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसे अपनाया गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ कैंसर। इनमें से कौन सा कैंसर का एक प्रकार नहीं है?
तो इनमें से हार्ट कैंसर कैंसर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 84, एड्स डज नॉट स्प्रेड थ्रू। एड्स किसके माध्यम से नहीं फैलता? तो एड्स यौन संपर्क से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, स्किन पियर्सिंग से भी फैलता है, लेकिन हैंड शेक करने से एड्स नहीं फैलता। बात नहीं की हो रही है तो नहीं बताना। एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो एड्स की फुल फॉर्म है। ये एक वायरस डिजीज है और ये HIV की वजह से होती है। HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी और फिर वायरस। एड्स डे अगर आपसे पूछा जाए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट। ई से होता है एंजाइम, एल से होता है लिंक्ड, आई से होता है इम्यूनो, एस से होता है सोर्बेंट और ए से होता है एसे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे एलिसा की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये इसकी फुल फॉर्म होती है MG नरेगा की। पहले इसका नाम नरेगा होता था, नरेगा का नाम बदल के फिर महात्मा गांधी नरेगा किया गया। ठीक है, ये कब किया गया था? जहाँ तक मुझे याद है ये 2009 में किया गया था, लेकिन अब 2026 के अंदर दोबारा से इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है VBG राम जी। VBG राम जी इसका नाम रखा गया है। यहाँ पे VBG राम जी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। हाल ही का ये क्वेश्चन है तो इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना, VBG राम जी की फुल फॉर्म। तो VBG राम जी जो है मनरेगा की जो है नाम चेंज कर दिया गया है। वी से यहाँ पे है विकसित भारत, आगे है हमारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। VBG राम जी जो है नया नाम रखा गया है मनरेगा स्कीम का। चेंज क्या हुआ है? पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती थी, इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी करी गई है। क्वेश्चन नंबर 86, डैश इज ए नेशनल मिशन टू इम्प्रूव फार्म प्रोडक्टिविटी। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए कौन सा एक राष्ट्रीय मिशन है? तो कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए जो स्कीम चलाई गई है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ईच कैडेट इन NCC इज टू डू डैश ऑफ श्रमदान। NCC में प्रत्येक कैडेट को कितना श्रमदान करना होता है? तो वो करना होता है 100 घंटे का, 100 आवर्स ऑफ श्रमदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड ऑन। स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, बाई PM मोदी ने ये स्टार्ट किया था और इसकी जो टैगलाइन थी वो थी ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। ये जो है टैगलाइन थी। ठीक है, और दिल्ली से लॉन्च हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ फ्रेमवर्क अलाउ सिटीजन टू डिजिटली साइन ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। डैश ढांचा नागरिकों को ऑनलाइन दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की अनुमति देता है, तो उसे हम E-साइन या हस्ताक्षर बोला जाता है। डिजिटल इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन। डिजिटल इंडिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था वो 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सॉलिड वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस कचरे से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा ठोस होता है, बायोमेडिकल कचरा ठोस होता है, औद्योगिक कचरा भी ठोस होता है, लेकिन वाटर रिलीज्ड
वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउस होल्ड, ये ठोस नहीं होता क्योंकि वाटर तो लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी एंड म्यूजिक प्लेयर्स, टीवी, टेलीफोन्स आर कैटेगराइज्ड एज, डीवीडी और म्यूजिक प्लेयर, टीवी, टेलीफोन को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कचरा बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड हाइजीन से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। 26 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का, याद रखना है। द जर्म्स अटैक योर टीथ एंड फॉर्म स्मॉल होल्स नोन एज, कीटाणु आपके दांतों पर हमला करते हैं और छोटे छेद बनाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें कैविटीज बोला जाता है। ऑप्शन सी। हार्ट बीट ऑफ ए हेल्दी एंड नॉर्मल पर्सन पर मिनट, एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के हृदय की गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज ए वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो हैंड हाइजीन डे जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, अंगूठे को मिला के 5 उंगलियां होती हैं, तो 5 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, तो वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अगर आपसे पूछ लिया जाए मेंटल हेल्थ डे, तो वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एड्स दिवस, एड्स डे तो आपको याद हो गया होगा, वो तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कैंसर डे अगर आपसे पूछा जाए कैंसर डे, तो कैंसर डे मनाया जाता है 4 फेब को, 4 फरवरी को। और वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, याद रखनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कोज ऑफ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस के संचरण का जो मुख्य कारण है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सबसे मुख्य कारण है वो है निम्नलिखित में से ऑप्शन बी, शेयरिंग ड्रग नीडल्स, नशीली दवाओं की सुई साझा करना। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय कोविड-19, कोविड-19 में कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कोविड-19 में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं लंग्स। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता? बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, ये हमको बताना है, नहीं होता। तो ये जो डिजीज है ऑप्शन बी में पोलियोमाइलाइटिस, ये जो है बैक्टीरिया के कारण नहीं होती, बाकी टाइफाइड और तपेदिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज सैल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बोला जाता है? तो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन, आंत में बैक्टीरिया द्वारा कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? तो आंत में बैक्टीरिया द्वारा जो विटामिन संश्लेषित होता है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग के अंदर जिम्मेदार होता है, रक्त का थक्का जमने में। विटामिन ए जो है वो रतौंधी रोग हो जाता है इसकी कमी से, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ई और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और विटामिन डी हमें सनलाइट की वजह से मिलता है। ठीक है। विटामिन सी की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है, सारे खट्टे फलों से मिलता है, और बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व स्वास्थ्य दिवस डैश को मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्दी हैबिट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वास्थ्यकर आदत है? अनहेल्दी, भोजन साझा करना, दिन में 2 बार स्नान करना, उबला हुआ पानी पीना, बिना हाथ धोए खाने खाना। तो ये जो है अच्छी हैबिट नहीं है, अनहेल्दी हैबिट है। क्वेश्चन 103, रेबीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ डैश, रेबीज जो है वो किसके काटने से हो जाता है? तो रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से हो जाता है। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो नहीं है पूछा है,
तो एड्स नहीं है, एड्स हमको पता है HIV की वजह से होता है और यहाँ पे वी का मतलब वायरस होता है। तो HIV एक वायरस से रिलेटेड है, तो एड्स तो एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज ऑब्जर्व्ड इन अडोलसेंट गर्ल, किशोर लड़कियों में देखी जाने वाली सबसे आम पोषण संबंधी कमी कौन सी है? तो ये एनीमिया होती है। एनीमिया यानी कि खून की कमी या फिर आयरन की कमी भी इसको हम बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवेंचर से संबंधित। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक गतिविधियां। व्हाट आर दी सेलेस्टियल एडवेंचर एक्टिविटी, आकाशीय या फिर आप समझ सकते हैं आकाश में होने वाली साहसिक गतिविधियां। नौकायान नहीं, पानी पे होती है। पैरासेलिंग सही है। पर्वतारोहण पर्वत पे होती है। ट्रैकिंग भी पर्वत पे होती है। नेम एनी वन इंस्टीट्यूट ऑफरिंग माउंटेनियरिंग कोर्स, पर्वतारोहण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले किसी एक संस्थान का नाम बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है HMI, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो कि देहरादून के अंदर है। RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हो गया। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि खड़गवासला पुणे के अंदर है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि RIMC जो है वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विच सिटी हैज फैसिलिटी ऑफ पैरा जंपिंग, निम्नलिखित में से किस शहर में पैरा जंपिंग की सुविधा उपलब्ध है? तो वो है आगरा में, ऑप्शन डी। द रोप्स यूज्ड फॉर द रॉक क्लाइंबिंग इज, रॉक क्लाइंबिंग में के लिए उपयोग की जाने वाली रस्सियां कौन सी हैं? तो स्टैटिक और डायनेमिक होती हैं, तो डायनेमिक रोप यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पैरासेलिंग इज ऑल्सो नोन एज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरासेलिंग को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो पैरासेलिंग को हम जानते हैं पैरासेंडिंग के रूप में भी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में बेटा ये बताना है ये वेरियोमीटर क्या होता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको जरूर बताना है बेटा ये सर्च करके वेरियोमीटर क्या होता है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी वेरियस लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटी, विभिन्न भूमि आधारित साहसिक गतिविधियां कौन सी हैं? तो भूमि आधारित पर्वतारोहण, स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, ये तो नहीं है, ठीक है। एक ही बचा है हमारे पास, माउंटेनरिंग। 111 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। व्हाट इज द बेसिक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर पैरासेलिंग, पैरासेलिंग के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण कौन सा होता है? तो उसे हार्नेस बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हार्नेस। वेयर इज द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान जो है वो कहाँ पर है? तो ये है दार्जिलिंग के अंदर, और दार्जिलिंग पड़ता है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग का। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग यानी कि बाधा प्रशिक्षण, 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। अगर 175 क्वेश्चन का एग्जाम है तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के आएंगे। डैश इज ए वुडन स्ट्रक्चर विच हैज 2 बीम्स एट हाइट ऑफ 3 फीट एंड 5 फीट रिस्पेक्टिवली, बोथ 18 फीट लॉन्ग। डैश एक लकड़ी की संरचना है जिसमें क्रमशः 3 फीट और 5 फीट की ऊंचाई पर 2 बीम होते हैं, दोनों 18 फीट लंबे होते हैं, उसे गेट वोल्ट बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेम द ऑब्स्टेकल एग्जेम्प्टेड फॉर गर्ल्स कैडेट इन ऑब्स्टेकल कोर्स, बाधा कोर्स में महिला कैडेटों के लिए छूट दी गई बाधा का नाम बताइए। तो उसके लिए डबल डिच जो है वो एक्सक्लूडेड होती है, इसमें से प्रोहिबिटेड होती है डबल डिच। इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग इज गिवन टू कैडेट इन द कैंप्स स्पेशली इन डैश कैंप, बाधा प्रशिक्षण का गहन प्रशिक्षण शिविरों में कैडेटों को दिया जाता है, विशेष रूप से डैश शिविर में। तो ये होता है थल सैनिक कैंप, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, थल सैनिक कैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉर्डर और कोस्टल एरिया से, यानी कि सीमा और तटीय क्षेत्र, 8 नंबर का ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। डैश इज यूज टू लोअर द मोरल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, डैश का उपयोग गलत जानकारी को फैलाकर किसी संगठन में मानव संसाधन के मनोबल को कम करना, मनोबल को कम करना, इसे साइकोलॉजिकल वारफेयर बोलते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर वेल डिमार्केटेड एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाउंड्री बिटवीन 2 कंट्रीज, डैश 2 देशों के बीच अच्छी तरह से सीमांकित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर।
इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो जो मैकमोहन रेखा है वो कहाँ किस दो देशों के बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में है। अगर हम रेड क्लिफ रेखा की बात करते हैं, रेड क्लिफ लाइन, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर हम डूरंड लाइन की बात करते हैं, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। एलओसी की बात करते हैं, एलओसी, एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन एलएसी होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चाइना के बीच में है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, आई होप आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द भूटान इंडिया बॉर्डर इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज डैश लॉन्ग। भूटान भारत सीमा का एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये जो है वो 699 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेम द मिलिट्री ऑपरेशन लेड बाय द इंडियन आर्मी टू लिबरेट द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गोवा। वर्तमान गोवा राज्य को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के नेतृत्व में चलाए गए सैन्य अभियान का नाम बताएं। तो सैन्य अभियान का नाम है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और दिसंबर 1961 के अंदर ये चलाया गया था, ठीक है, गोवा में ये चलाया गया था पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद करवाने के लिए। मात्र 36 घंटे के ऑपरेशन के अंदर हम जीत गए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है स्पेशलाइज सब्जेक्ट से, जो कि 110 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। विच कमांड इज हेडक्वार्टर्स इन पुणे। आर्मी का कौन सी कमांड है पुणे के अंदर, ये हमको बतानी है। तो आर्मी की जो सदर्न कमांड है वो है पुणे में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर है। वेयर इज द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लोकेटेड। रक्षा मंत्रालय का जो एकीकृत मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है, ऑप्शन सी। इसके अलावा अगर आपसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर एनसीसी इनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं तो उन सभी का करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली है। हु सर्व एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी। भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में कौन कार्य करता है। तो चाहे आपसे इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इन तीनों के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। द आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड इन विच सिटी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड किस शहर में है, तो आर्मी की ट्रेनिंग कमांड जो है वो है शिमला में, ऑप्शन बी। और शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। द इंडियन एयरफोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू हाउ मेनी कमांड्स। भारतीय वायुसेना की कुल कितनी कमांड है, तो भारतीय वायुसेना की कुल 7 कमांड है। इंडियन आर्मी की अगर पूछी जाए तो इंडियन आर्मी की भी 7 कमांड है। इंडियन नेवी की कितनी कमांड है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न नवल कमांड। पश्चिमी नौसेना कमान के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई में, ऑप्शन ए। रिपेयर्स ऑफ व्हीकल इन द आर्मी इज डन बाई। सेना में वाहनों की मरम्मत किसके द्वारा की जाती है, तो सेना में वाहनों की जो मरम्मत की जाती है वो ईएमई वाले करते हैं, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, ऑप्शन बी। हु एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन इंडिया। भारत में गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है, तो वो कार्य करते हैं होम सेक्रेटरी यानी कि गृह सचिव। इन द फेस ऑफ एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम विच अवार्ड इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया। युद्ध काल के दौरान दुश्मन का सामना करने पर भारत में कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र कुल अब तक 21 दिए जा चुके हैं। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 के भारत पाकिस्तान वॉर के लिए। 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था, कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वॉर टाइम में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, और शांति काल में अगर आपसे पूछा जाए, पीस टाइम में, शांति काल में,
तो शांति काल के अंदर जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो अशोक चक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेनिंग ऑफ द कमीशन्ड वुमेन ऑफिसर्स इन कंडक्टेड एट, कमीशन महिला अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पर आयोजित होता है? आर्मी की अगर हम बात करें तो ये जो होता है ओटीए के अंदर, ओटीए चेन्नई। महिला जो हैं वो नॉर्मली एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर आती हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आर्मी के संदर्भ में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैप रीडिंग यानी कि मानचित्र अध्ययन। मैप रीडिंग के लिए क्वेश्चन नंबर है 131। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग टोपोग्राफिकल मैप्स फॉर द एंटायर कंट्री, भारत में कौन सा संगठन पूरे देश की स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार है? तो उसे हम बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो बनी थी 1767 में, 1767 में, याद रखना है। व्हाट इज कार्टोग्राफी? कार्टोग्राफी जो होती है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, मानचित्र बनाने की जो कला है उसे कार्टोग्राफी बोला जाता है, मानचित्र बनाने की कला। विच लाइन्स आर कॉल्ड द लैटिट्यूड ऑन ए ग्रिड, ग्रिड पर किन रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है? तो लैटिट्यूड जो होती है वो नॉर्दिंग लाइन होती है, नॉर्दिंग लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन अगर आपसे लॉन्गिट्यूड पूछा जाता है, लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड ईस्टिंग लाइन होती है, ईस्टिंग लाइन या फिर वर्टिकल लाइन्स भी इन्हें बोला जाता है। ग्रिड बेयरिंग इज मेजर्ड बाय, ग्रिड बेयरिंग को किसके द्वारा मापा जाता है? ग्रिड बेयरिंग को सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मापा जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर एक मैप की तरह दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी लंबाई 6 इंच होती है और चौड़ाई 2 इंच होती है। एटलस मैप्स आर, एटलस मैप जो होते हैं वो किस तरह के मानचित्र हैं? तो एटलस के जो मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल मैप होते हैं। ऑप्शन ए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेंचमार्क ऑन ए मैप, मानचित्र पर बेंचमार्क का क्या उद्देश्य है? रिकॉर्ड एग्जैक्ट हाइट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में इसके संदर्भ के लिए सटीक ऊंचाई को रिकॉर्ड करना बेंचमार्क का उद्देश्य होता है। बियरिंग इज, बियरिंग क्या होती है? तो बियरिंग द एंगल मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम नॉर्थ, उत्तर से दक्षिणावर्त मापा गया जो कोण होता है उसे हम बियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक बियरिंग ऑफ 135 डिग्री इज, 135 डिग्री की बैक बियरिंग कितनी होती है? बैक बियरिंग निकालने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। जिसकी भी हमको बैक बियरिंग निकालनी है, अगर वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसमें से 180 को घटा दो, अगर वो 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 डिग्री जोड़ दो। जैसे कि 135 डिग्री, ये 180 डिग्री से कम है तो इसमें 180 डिग्री को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 315 डिग्री। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मान लो हमको कहते हैं कि 315 डिग्री की बैक बियरिंग निकालो, तो ये 180 से ज़्यादा है, इसमें से 180 घटा दो, ठीक है, तो 135 डिग्री जो है 315 डिग्री की बैक बियरिंग आ जाएगी। सर्विस प्रोटेक्टर इज यूज टू, सर्विस प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है बियरिंग मापने के लिए। और कौन सी बियरिंग मापते हैं? ग्रिड बियरिंग मापते हैं। कौन से वाली? ग्रिड बियरिंग। व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट्स, कार्डिनल पॉइंट कौन से हैं? तो जो हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं उन्हें ही कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मैं आपको बता दूं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कई बार इनके एंगल पूछ लिए जाते हैं, डिग्री पूछ ली जाती है। नॉर्थ जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, ईस्ट फिर 90 डिग्री होता है, साउथ 180 डिग्री होता है, वेस्ट 270 डिग्री होता है और दोबारा से नॉर्थ 360 डिग्री होता है। तो नॉर्थ के 2 डिग्री है, 0 डिग्री और 360 डिग्री, पूर्व के लिए 90 डिग्री, दक्षिण के लिए 180 डिग्री और पश्चिम के लिए 270 डिग्री। ये बात आपको याद रखनी है। हाउ आर कंटूर लाइंस जनरली रिप्रेजेंटेड ऑन ए मैप, मानचित्र पर कंटूर रेखाओं को आमतौर पर कैसे दर्शाया जाता है? तो इन्हें दर्शाते हैं भूरे रंग से, यानी कि ब्राउन कलर से दर्शाते हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर, जीपीएस का क्या मतलब होता है? जीपीएस का फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस जो है वो यूएसए का बना हुआ है, यूएसए ओन्ड है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो जीपीएस है, यानी कि भारत ने जो सिस्टम बनाया उसको हम नाविक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि इंडियन जीपीएस कौन सा है, इंडियन जीपीएस, तो उसका नाम है नाविक। नाविगेशन, नाविक का मतलब होता है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन जो है वो नाविक की फुल फॉर्म होती है, या फिर इसे IRNSS भी बोला जाता है। IRNSS से मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये इसरो ने डेवलप किया है। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है बेंगलोर के अंदर, और बेंगलोर जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, यानी कि क्षेत्र कला और युद्ध कला से संबंधित। विच मेथड यूजेज 100 यार्ड एज द यूनिट ऑफ मेजर फॉर जजिंग डिस्टेंस। दूरी का अनुमान लगाने की कौन सी विधि 100 गज को माप की इकाई के रूप में यूज करती है? तो उसे यूनिट ऑफ मेजर मेथड कहा जाता है, इकाई माप विधि के नाम से जाना जाता है। दूरी का पता लगाने यानी कि मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल 6 तरीके होते हैं। पूछ लिया जाता है कि दूरी का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं, तो 6 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फील्ड क्राफ्ट इन मिलिट्री ट्रेनिंग। सैन्य प्रशिक्षण में फील्ड क्राफ्ट क्या होती है? तो फील्ड क्राफ्ट का मतलब होता है द आर्ट ऑफ यूजिंग द ग्राउंड एंड द वेपन्स टू वंस एडवांटेज। अपनी सुविधा के लिए ज़मीन और हथियार का उपयोग करने की जो कला होती है उसे हम फील्ड क्राफ्ट बोलते हैं। ब्रैकेटिंग इज द मेथड ऑफ, ब्रैकेटिंग जो है वो किसकी विधि है? ब्रैकेटिंग जो है वो किसकी विधि है? तो ब्रैकेटिंग भी जो है वो दूरी का अनुमान लगाने की विधि है। और ब्रैकेटिंग के अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेके और उसका एवरेज ले लिया जाता है, उससे हम दूरी का अनुमान लगाते हैं कि दूरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, फिर उसका एवरेज ले लो। वो ब्रैकेटिंग मेथड से दूरी का अनुमान लगाना होता है। व्हेन इज डिस्टेंस ओवर एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान दूरी का अनुमान कब अधिक लगाया जा सकता है? तो जब हम लेटे हुए हों, व्हेन लेइंग डाउन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मिडल डिस्टेंस इज फ्रॉम, मध्य दूरी कहाँ से कहाँ तक है? तो ग्राउंड को डिस्टेंस के लिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोर ग्राउंड, एक होता है मिड ग्राउंड, और एक होता है बियॉन्ड, ठीक है, या बैकग्राउंड भी कई बार बोल देते हैं। फोर होता है 0 से लेके 300 यार्ड तक, मिड होता है 300 से लेके 500 तक, और बियॉन्ड होता है 500 से बियॉन्ड आगे का। तो मध्य दूरी पूछ रखा है, मिडल डिस्टेंस पूछ रखा है, मिड वाला तो 300 टू 500 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर डिस्क्राइबिंग द ग्राउंड। जमीन का वर्णन करने के लिए अनुशंसित प्रक्रिया क्या है? डिवाइडेड इनटू फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 0 टू 300, 300 टू 500, 500 से बियॉन्ड। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ इन्फेंट्री। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, पैदल सेना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पैदल सेना का प्राथमिक उद्देश्य है टू क्लोज इन विद द एनिमी एंड डिस्ट्रॉय देम, दुश्मन के करीब जाना और उन्हें नष्ट करना। इन द डायरेक्शन मेथड व्हाट डज स्लाइट लेफ्ट राइट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डिग्री। दिशा विधि में थोड़ा बाएं दाएं डिग्री के संदर्भ में क्या दर्शाता है? ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन आर देयर। सेक्शन फॉर्मेशन जो होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन जो होती हैं वो 6 तरह की होती हैं। इसमें सबसे पहले होती है सिंगल फाइल फॉर्मेशन, दूसरी होती है फाइल फॉर्मेशन, तीसरी होती है एरो हेड फॉर्मेशन, एरो हेड फॉर्मेशन। नेक्स्ट होती है स्फीयर हेड फॉर्मेशन, स्फीयर हेड फॉर्मेशन। उसके बाद होती है डायमंड फॉर्मेशन, और उसके बाद होती है एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। तो ये 6 तरह की सेक्शन फॉर्मेशन होती हैं, याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152।
व्हाट इज द कैच वर्ड यूज टू रिमेंबर द सीक्वेंस फॉर गिविंग द फायर कंट्रोल ऑर्डर? फायर कंट्रोल ऑर्डर देने के क्रम को याद करने के लिए किस कैच वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो जो कैच वर्ड है वो है ग्रिट, ऑप्शन बी। ग्रिट में जी का मतलब होता है ग्रुप, आर का मतलब होता है रेंज, आई का मतलब होता है इंडिकेशन और टी का मतलब होता है टाइप ऑफ फायर। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ स्काउट्स इन ए सेक्शन? एक सेक्शन के स्काउट की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो सेक्शन जो है वो स्काउट की आंख और कान के रूप में कार्य करते हैं, टू एक्ट एज द आइज एंड ईयर ऑफ द सेक्शन। एक सेक्शन में कुल कितने जवान होते हैं? तो 10 जवान होते हैं, याद रखनी है आपको ये बात भी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड सिग्नल इन मिलिट्री? सेना में फील्ड सिग्नल का उद्देश्य क्या है? तो सेना में फील्ड सिग्नल का उद्देश्य है टू कन्वे द मैसेज एंड कंट्रोल ट्रूप्स व्हेन वॉइस कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। संदेश देना और सैनिकों को नियंत्रित करने के लिए जब आवाज नियंत्रण संभव नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स, 14 मार्क्स का। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 mm इंसास राइफल? 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितनी होती है? तो इसकी जो प्रभावी रेंज होती है वो होती है 400 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 155 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 400 मीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके अलावा इंसास की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंसास जो है वो कौन सी कंट्री की है, तो नाम से पता चल रहा है इंडिया की है। इसका जो टोटल वजन होता है वो 3.69 kg होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसमें कितने तरह के एम्यूनेशन डलते हैं? तो 4 प्रकार के इसमें एम्यूनेशन डलते हैं। रेट ऑफ फायर की अगर हम बात करते हैं इसकी, तो वो 60 राउंड पर मिनट होती है, 60 राउंड पर मिनट। लेकिन अगर इसकी साइक्लिक रेट ऑफ फायर की अगर हम बात करें तो 600 से 650 राउंड 1 मिनट में हम चला सकते हैं साइक्लिक में इंसास राइफल से। इसकी मजल वेलोसिटी जो होती है वो 900 मीटर पर सेकंड होती है, 900 मीटर पर सेकंड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm MMG? 7.62 mm MMG जो होती है, मीडियम मशीन गन जो होती है, उसकी आपसे प्रभावी रेंज पूछी गई है। तो उसकी जो प्रभावी रेंज है वो है 1800 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 1800 मीटर जो है वो इसकी प्रभावी रेंज होती है। MMG की फुल फॉर्म यहाँ पे मीडियम मशीन गन है, ठीक है, आपको दे रखी है। इसका जो कैलिबर है वो 7.62 mm है। इसका वेट अगर आपसे पूछा जाता है तो 24.4 kg, लगभग 24.5 किलोग्राम इसका वजन होता है। ठीक है, इसका अगर नॉर्मल रेट ऑफ फायर यानी कि सामान्य फायर दर आपसे पूछी जाए तो वो इसकी क्या बनेगी? वो बनेगी 100 राउंड पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 100 राउंड इससे हम फायर कर सकते हैं। और इसकी जो मजल वेलोसिटी है वो अगेन 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। ये बातें आपको याद रखनी है 7.62 mm MMG से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेट ऑफ द 84 mm रॉकेट लॉन्चर विद माउंट एंड टेलीस्कोप साइट? माउंट और टेलीस्कोप साइट के साथ में 84 mm रॉकेट लॉन्चर का वजन कितना होता है? RL इसको हम बोलते हैं, RL की फुल फॉर्म रॉकेट लॉन्चर होती है और इसका जो वजन होता है वो 16 किलोग्राम होता है, ऑप्शन डी। 84 mm रॉकेट लॉन्चर से पूछा जा सकता है कि ये इसका जो ओरिजिन है वो कौन सी कंट्री है? तो इसका ओरिजिन है स्वीडन। स्वीडन देश का बना है ये 84 mm रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 84 mm रॉकेट लॉन्चर है वो क्या है? तो ये जो है वो है क्रेस्ट क्लियरेंस कैपेबिलिटी होती है इसकी, ऑप्शन सी। द 7.62 mm MMG कैन बी यूज्ड फॉर। 7.62 मिलीमीटर MMG का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसको हम सस्टेन्ड फायर, निरंतर फायर के लिए यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPI? MPI का पूर्ण रूप क्या है? MPI का पूर्ण रूप है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट नहीं है बेटा, मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी।
व्हाट इज़ द साइक्लिक रेट ऑफ इंसास, इंसास की चक्रीय फायर दर कितनी है। नॉर्मल थी 60 राउंड पर मिनट, साइक्लिक है 600 से 650 राउंड प्रति मिनट, 600 टू 650 राउंड पर मिनट। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 5.56 mm इंसास विद लोडेड मैगजीन, भरी हुई मैगजीन के साथ 5.56 mm इंसास राइफल का वजन कितना होता है। तो वो होता है 3.69 kg। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मिलिट्री हिस्ट्री। व्हाट इज़ द फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ निकनेम, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का उपनाम क्या था। इन्हें सैम बहादुर के नाम से जाना जाता था। और 1971 यानी कि 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, उस युद्ध में इंडियन आर्मी के चीफ भी सैम बहादुर जी ही थे। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसकी विक्ट्री डे के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान की सेना ने। पाकिस्तान की सेना के 90,000 से ज़्यादा, लगभग 93,000 सैनिक थे, 93,000 सैनिक्स ने आत्मसमर्पण किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसी के बाद में 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें हमने इन सैनिकों को वापस दे दिया था। ठीक है। और इस समय पर हमारी जो पीएम थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये बात भी आपको याद रखनी है। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को याद रखना है। वेयर वाज द फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बोर्न, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कर्नाटक के कुर्ग में। और के एम करियप्पा जी के अगर बारे में हम बात करें तो ये पहले फील्ड मार्शल थे, और ये आर्मी में आने से पहले डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर लाइन में जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी परमवीर चक्र हैव बीन अवॉर्डेड टिल डेट, आज तक कितने परमवीर चक्र प्रदान किए गए हैं? तो 21 परमवीर चक्र प्रदान किए गए। व्हेन वाज परमवीर चक्र एस्टेब्लिश्ड, परमवीर चक्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी? देखो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन पीछे से दिए गए थे बैक डेट में, आप कह सकते हैं। एस्टेब्लिश तो 26 जनवरी 1950 को हुए थे, लेकिन जैसे जो हम पहले परमवीर चक्र की बात करें मेजर सोमनाथ शर्मा जी, तो उन्हें 1947 के लिए दिया गया था। ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ जय माता दी इन कंटेक्स्ट ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रास हीरोइक एक्ट, कैप्टन विक्रम बत्रा के वीरतापूर्ण कार्य के संदर्भ में जय माता दी का क्या महत्व है? तो ये है विक्ट्री चैंट, यानी कि सक्सेस सिग्नल, विजय का नारा। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मेजर सोमनाथ शर्मा जी किस रेजिमेंट से थे, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है आने की। व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द इंडियन आर्मी ऑपरेशन टू कंट्रोल द सियाचिन इन 1984, 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन कोड का क्या नाम था? तो जो ऑपरेशन कोड था उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। Which battle during the Indo-Pakistan War of 1965 is considered the largest tank battle in history after World War II? 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास में सबसे बड़ी टैंक की लड़ाई कौन सी मानी जाती है? तो ये जो बैटल थी वो थी बैटल ऑफ असल उत्तर, असल उत्तर की लड़ाई। हु वाज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे? तो वे थे जनरल बिपिन रावत जी। आपको बताना है कि जिस समय पर आप वीडियो को देख रहे हैं उस समय पर हमारे सीडीएस का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर डिड द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस, कारगिल जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। टोटल इंडिया के 5 वॉर हुए हैं। सबसे पहला 1947 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, 1962 में हुआ था चाइना के साथ, 1965 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाया, और 1999 के अंदर कारगिल का वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन वाले टॉपिक से, संचार से। व्हाट इज़ द गोल्डन रूल एम्फेसाइज्ड फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी इन आरटी कम्युनिकेशन,
आरटी की फुल फॉर्म सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। आरटी की फुल फॉर्म होती है रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी आरटी की फुल फॉर्म होती है। आरटी में संचार सुरक्षा बनाए रखने के लिए किस सुनहरे नियम पर जोर दिया जाता है? तो वो सुनहरा नियम है थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचे। द बेसिक सिक्योर मीन फॉर कम्युनिकेशन इन द आर्मी, सेना में संचार का मूल सुरक्षित साधन कौन सा है? लाइन कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉकी टॉकी इन द मिलिट्री कम्युनिकेशन, सैन्य संचार में वॉकी टॉकी की क्या विशेषता है? तो सैन्य संचार में वॉकी टॉकी का मतलब होता है पोर्टेबल एंड टू वे कम्युनिकेशन, पोर्टेबल और दो तरफा संचार, ये वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन की विशेषता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। सो जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। इंस्टाग्राम पे प्राउड एनसीसी को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।